सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। हम सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन किसी देश ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसे नेस्त नाबूद करने से नहीं हिचकेंगे। ये बयान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिया 22 अगस्त 2023 को डिफेंस मिनिस्ट्री के एक प्रोग्राम में। दरअसल ईरान ने अपने कुछ ड्रोन्स और मिसाइलों से पर्दा उठाया है। इन्हें सबसे खतरनाक और ताज़ा तरीन तकनीक से लैस हथियारों में गिना जा रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चा है मुहाजिर 10 ड्रोन की। बकौल सरकारी मीडिया ये 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये इजराइल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। 22 अगस्त के भाषण में रईसी ने इजराइल को सीधे तौर पर धमकी भी दी। एक और बड़ी बात कही, बोले पहले ईरान को जरूरत पड़ती थी, हमें हथियारों के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता था, अब दूसरे देश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम खरीदार से सप्लायर बन चुके हैं। इस बयान के कई मायने हैं। पश्चिमी देश ईरान पर रूस को ड्रोन्स देने का आरोप लगाते रहते हैं। आरोपों के मुताबिक इन ड्रोन्स के जरिए रूस यूक्रेन में बेगुनाह लोगों को मार रहा है। इसके अलावा ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े और भी देशों को ड्रोन्स बेच रहा है। ये उनकी साख और प्रभुसत्ता दोनों के लिए चुनौती बन चुका है। हमने एक्सपर्ट से पूछा ड्रोन होते क्या हैं, इनका लड़ाई में कैसे इस्तेमाल होता है। पिछले कुछ सालों में स्पेशली 9/11 के बाद में ये यूएस ने देखा था कि ग्राउंड फोर्सेस अपनी आर्मी को वहां पे अफगानिस्तान और इराक में भेज के उनके काफी जवान मर रहे थे। मतलब काफी तादाद में लोग मर रहे थे और उसके वजह से उनको रिकॉनेसेंस के लिए, मतलब स्पाइंग के लिए, ऊपर से पिक्चर्स लेने के लिए या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए ड्रोन्स ने उन्होंने पहले शुरुआत किया। बट ये पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट एक दशक से ये देखा जा रहा है कि यूएस और रशिया और काफी कंट्रीज उसको आर्म ड्रोन्स की तरह भी यूज कर रहे हैं कि वो जो सोल्जर है वो किसी और देश में बैठा है और सैटेलाइट के जरिए उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ताकि जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन पे मतलब वो एक्चुअली में फ्रंट लाइन में जाके ना फाइट करें, काफी रिस्की सिचुएशन से बचे रहें। क्योंकि ट्रेन करने के लिए किसी भी कंट्री को काफी टाइम और काफी पैसा लगता है, किसी भी सोल्जर को ट्रेन करने के लिए, जवान को ट्रेन करने के लिए। तो उनका जो जान को बचाने के लिए उनको जो ऐसे बहुत डेंजरस या आपत्तिजनक सिचुएशन से बचाने के लिए ये किया जाता है। हथियारों की प्रदर्शनी और धमकियों के बीच कुछ और भी रोचक संयोग बन रहे हैं। नंबर 1, अमेरिका और ईरान कैदियों की अदला बदली कर रहे हैं। अमेरिका को लगभग घुटनों पर झुककर शर्तें माननी पड़ रही हैं, फिर भी कुछ पक्का यहाँ पर है नहीं। नंबर 2, जिस ड्रोन के दम पर ईरान धमकी दे रहा है उसका पहला वर्जन 1980 के दशक में बना था, ईरान इराक वॉर के दौरान। उस वक्त इजराइल ईरान को हथियार बेचता था। दावा किया जाता है कि उन्हीं की तकनीक का इस्तेमाल कर ईरान ने ड्रोन्स विकसित किए। और जो तीसरा संयोग यहाँ पर बन रहा है वो जुड़ा है ब्रिक्स से। इजराइल और अमेरिका को धमकी देने के बाद रईसी जोहान्सबर्ग पहुंचे ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने। ईरान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए काफी जोर लगा रहा है और चीन और रूस ब्रिक्स को G7 के बरक्स खड़ा करना चाहते हैं। ईरान के आने से उन्हें मजबूती मिलेगी। भारत भी ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है। पीएम मोदी और रईसी की अलग से मीटिंग होगी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान के नए हथियारों पर हंगामा क्यों मचा, वो खरीदार से ड्रोन्स का सप्लायर कैसे बन गया और क्या ईरान हथियारों के दम पर अपनी साख को बढ़ा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी ईरान के ड्रोन्स प्रोग्राम की। ईरान वेस्ट एशिया का देश है। नक्शे में पाकिस्तान के बाद आपको दिखाई देता है। ज़मीनी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्की और इराक से मिलती है। उत्तर और दक्षिण की तरफ समंदर है। उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में पर्शिया की खाड़ी है। इसी खाड़ी के मुहाने पर कच्चे तेल के सूरमा देश बसे हुए हैं, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई। इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। वो उन्हें हथियार बेचता है और उनसे तेल खरीदता है। मिलिट्री बेस, हथियार और तेल वेस्ट एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व के सबसे बड़े कीवर्ड्स हैं। पिछले कुछ समय में इसमें रुकावट पैदा हुई है। किसकी वजह से? ईरान की वजह से। यूएस नेवी के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में ईरानी सैनिकों ने इस इलाके में 20 से अधिक शिपिंग टैंकर्स को जब्त किया है। फिर अगस्त 2023 में अमेरिका को 3000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पड़े। हालांकि इससे सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है।
अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह तो समझ आ गई, दूसरी वजह भी आपको बता देते हैं। ईरान शिया बहुल देशों का लीडर है, सऊदी अरब सुन्नी बहुल देशों का। दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहते हैं। अमेरिका सऊदी अरब का पार्टनर रहा, इसलिए भी उसकी ईरान से नहीं बढ़ती। लेकिन मार्च 2023 में ये इक्वेशन बदल गया है। सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली है, डिप्लोमेटिक संबंध बहाल किए हैं। दरअसल वेस्ट एशिया के देश अमेरिका से अपनी निर्भरता घटाना चाहते हैं, यानी अमेरिका को उस तरफ प्रासंगिक बने रहने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अब कर लेते हैं इजराइल की बात। घोषित तौर पर ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। दोनों देशों के बीच सबसे छोटा रूट भी लगभग 1800 किलोमीटर का है। उनके बीच किसी ज़मीन को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। दिलचस्प तो ये है कि एक समय तक इजराइल और ईरान एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस्लामिक क्रांति के बाद भी इजराइल उसे हथियार बेच रहा था। इतिहास में जाएं तो और भी रोचक बातें पता चलती हैं। नंबर 1, यहूदी लोग ईरान में लगभग 2700 बरस से रहते आए हैं। वे इसे शरण देने वाली धरती की तरह देखते हैं। आज भी ईरान में लगभग 8000 यहूदी हैं। ये संख्या कुछ दशक पहले तक कई गुना अधिक थी। नंबर 2, मई 1948 में इजराइल बना। इसके बाद मुस्लिम देशों में रहने वाले यहूदियों का दमन शुरू हुआ। इराक ने हज़ारों यहूदियों को अपने यहाँ से निकाल दिया। उस समय ईरान ने उन्हें इजराइल ले जाने में मदद की थी, हालांकि बदले में इजराइल को बहुत सारा पैसा देना पड़ा था। एक और चीज़, ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। पहला था तुर्की। नंबर 3, जिस वक्त मिडिल ईस्ट का कोई देश इजराइल को तेल नहीं दे रहा था, तब ईरान ने उसकी मदद की थी। और तो और 1960 और 70 के दशक में शाहरेज़ा पहलवी की खुफिया एजेंसी और मोसाद साथ में काम करते थे। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। शाहरेज़ा पहलवी 1979 की क्रांति से पहले तक ईरान के राजा हुआ करते थे। उनकी खुफिया एजेंसी का नाम था सवाक। साल 1977 में इजराइल और ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए साथ में प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। उस वक्त सैकड़ों की संख्या में इजरायली इंजीनियर्स और वैज्ञानिक ईरान में थे। उनके बच्चों के लिए यहूदी स्कूल तक खोला गया था। कमोबेश कुछ यही हाल अमेरिका का भी था। उसी की शय पर 1953 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट हुआ। तब जाकर शाह की कुर्सी मजबूत हुई थी। तो फिर सिक्का अचानक पलट क्यों गया? ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन कैसे बन गया? डेविड बी ग्रीन इजरायली अखबार हारित्स में लिखते हैं, 1970 में इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की मौत हो गई। फिर अनवर सदात आए, उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती कर ली। इसके अलावा इराक और ईरान ने भी आपस में समझौता किया। इससे ईरान की नज़र में इजराइल का सामरिक महत्व घट गया। इसका बैकग्राउंड भी आपको समझाते हैं। कोल्ड वॉर का असर मिडिल ईस्ट में भी हुआ था। वहाँ सोवियत संघ को इजिप्ट का साथ मिला। 1950 के दशक में वहाँ नासिर सत्ता में आए। उन्होंने अरब राष्ट्रवाद का नारा दिया। वे सोवियत संघ के बैनर तले अरब देशों का गुट तैयार करना चाहते थे। ऐसे में अमेरिका ने ईरान को साधा था। अमेरिका के साथ इजराइल भी इस कवायद का हिस्सा बना, लेकिन नासिर की मौत के बाद अरब राष्ट्रवाद का सपना टूट गया था और तब मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने हितों के आधार पर संबंध बनाने की शुरुआत की। दूसरी वजह जुड़ी हुई है इस्लामी क्रांति से। 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में क्रांति हुई। उनके समर्थकों ने शाह के 2 सबसे करीबी दोस्तों को निशाने पर लिया। पहले तो इजराइल की मान्यता वापस ले ली गई, संबंध तोड़े गए। फिर उनका दूतावास खाली कराया, उसे यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया। इसके बाद अमेरिका के दूतावास को बंधक बना लिया। 444 दिनों के बाद बंधकों को छोड़ा गया, लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके थे। हालांकि इतना होने के बाद भी इजराइल ने साथ नहीं छोड़ा था। 1980 में सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर हमला किया, तब इजराइल ने उसकी मदद की। 1981 से 1983 के बीच अभी के हिसाब से लगभग 4000 करोड़ भारतीय रुपए के हथियार बेचे। इसमें अमेरिका के सेकेंड हैंड हथियार भी थे। इजराइल उनकी बिक्री से मिला पैसा अमेरिका को देता था कमीशन काट कर। एक अलग कहानी ये भी है कि उसी टाइम अमेरिका इराक को भी हथियार बेच रहा था डायरेक्टली। तीसरी वजह के बारे में डेविड ग्रीन विस्तार से लिखते हैं, 1991 में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली सोवियत संघ का पतन और गल्फ वॉर में इराक की हार। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया, नाम दिया ग्रेट सेटन, बड़ा शैतान। इस रीजन में अमेरिका का दोस्त इजराइल था, वो बन गया लिटिल सेटन, छोटा शैतान। गल्फ वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में यहूदियों का कोई बड़ा विरोधी नहीं बचा था, वो जगह ले ली ईरान ने। 90 के दशक में दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और दूसरे देशों में इस्लामी आतंकी यहूदियों को नुकसान पहुंचाने लगे थे। धीरे धीरे हिंसा बढ़ती गई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन 1980 के दशक में ईरान को बेस्ट फ्रेंड कहते थे। 1990 के दशक में वो उसे हिटलर से भी खतरनाक बताने लगे थे।
आने वाले समय में ये खतरा और बढ़ा। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी वॉर का दायरा बढ़ा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का राज खुला और दोनों देशों की राजनीति कट्टर होती गई। इन सबके बीच पश्चिमी देशों ने लगातार ईरान को अलग थलग किया। 2015 में न्यूक्लियर डील के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी, इजराइल इसके खिलाफ था। 2018 में अमेरिका डील से अलग हो गया, उसके बाद से हालात खराब ही हुए हैं। कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमला कर ईरान के सबसे चर्चित कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया। नवंबर 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। आरोप इसराइल और अमेरिका पर लगा। इसके अलावा इसराइल लगातार ईरान के सीक्रेट ठिकानों पर हमले करता रहा है। हर हमले के बाद ईरान बदला लेने की धमकी देता है, लेकिन उसने अभी तक सीधे तौर पर कुछ किया नहीं है। उसने बदले के लिए दूसरे रास्ते जरूर निकाले हैं। एक चर्चित रास्ता ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट्स हैं कि उसने रूस को कामिकाजी और शाहिद ड्रोन्स की सप्लाई की। उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए किया गया। जानकारों का दावा है कि इनके जरिए रूस बढ़त बनाने में सफल रहा है। पश्चिमी देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन्स उनके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने बैकडोर से गुहार लगाई है कि वो रूस को ड्रोन्स ना बेचें। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने निकारागुआ, बोलिविया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को ड्रोन्स बेचने का फैसला किया है। ये देश अमेरिका की फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा ईरान ड्रोन्स की मदद से पर्शियन गल्फ में अपनी निगरानी बढ़ा रहा है। अब उसे सीधे आमना सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकार बताते हैं कि ड्रोन्स प्रोग्राम ने ईरान की विदेश नीति बदल कर रख दी। अब वो अपनी शर्तें मनवाने में सक्षम हो रहा है। अपने हितों के आधार पर दुश्मन और दोस्त तय करने लगा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसके लिए हमें फिर से इतिहास में दाखिल होना होगा। ईरान ने ड्रोन बनाने की शुरुआत 1980 के दशक में कर दी थी। इराक के साथ युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था, जिसके चलते वो हथियार नहीं खरीद पा रहा था। तब उसने हथियार अपने यहाँ बनाना शुरू किया। 1985 में ईरान ने अबाबील 1 और मुहाजिर 1 लॉन्च किया। इनका इस्तेमाल उसने इराक के ठिकानों पर निगरानी के लिए किया था। ये साफ नहीं है कि उसे टेक्नोलॉजी कहाँ से मिली थी। ईरान की शुरुआती ड्रोन्स में सिर्फ कैमरा लगा होता था। बाद में उसे हथियार लगाकर भेजने की कोशिश शुरू हुई। फिर 2010 का दशक आया। अमेरिका ने ईरान पर हमलों की संख्या बढ़ाई। उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान ने उन्हें पकड़ा और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। और ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है और ड्रोन्स में तकनीक कितनी कारगर रही है, सुनिए। जी, मैं ये पूरी तरह से इससे सहमत नहीं हूँगा कि आपके कंट्री में एक साइंटिफिक पोटेंशियल या एक साइंटिफिक कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना आप सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग से या कॉपी करके एक इतना बड़ा ड्रोन प्रोग्राम बना सकते हैं। हाल ही के यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा कि ईरान एक मेजर सप्लायर है रशिया को, ड्रोन, सुइसाइड ड्रोन्स और वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रोन्स वो सप्लाई कर रहे हैं रशिया को, और दूसरे कई कंट्रीज को वो सप्लाई करते भी हैं। तो अपने एक कैपेबिलिटी के बिना, अपनी एक साइंटिफिक कैपेबिलिटी के बिना ईरान ये पॉसिबल नहीं होगा ईरान के लिए ये करने का। तो वो चाइना से, रशिया से और कंट्री से जरूर टेक्नोलॉजी या ड्रोन्स को कॉपी करते होंगे, बट अपने अंदरूनी एक डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज भी उनके पास रहेंगी कि वो उसको और आगे बढ़ा सके। और लॉन्गर रेंज ड्रोन जैसे ये जो मुहाजिर 10 है, ये ऑलमोस्ट 24 घंटे का उसका कैपेबिलिटी है कि वो उड़ता रहे। तो इतना लंबा ड्यूरेशन पे अगर कोई ड्रोन वो कर पा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट अमेरिकन रीपर ड्रोन जैसा है, उस कैपेबिलिटी का ड्रोन अगर ये एक्चुअली में सक्सेसफुल हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा एक उनके लिए सक्सेस है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अपनी अंदरूनी कैपेबिलिटी के बिना, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज के बिना उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ईरान पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देशों को ड्रोन्स की सप्लाई भी कर रहा है। उस पर रूस को ड्रोन देने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा उसने नॉर्थ कोरिया, निकारागुआ, बोलिविया जैसे देशों को भी ड्रोन्स बेचने की बात कही है। यही ईरान 1980 के दशक में इजराइल से हथियार खरीद रहा था। ईरान खरीदार सप्लायर कैसे बना, सुनिए। ईरानियन रेवोल्यूशन, खोमेनी के आने के बाद, अयतोल्ला के आने के बाद, जब ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में हुआ, उसके बाद में यूएस और बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने उनपे सैंक्शंस लगा दिए। कि पहले ईरान उनका बहुत चहीता था, और उसके बाद में जैसे ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो वो एक पराया स्टेट बन गया, कि मतलब उनपे कोई सारे लोगों ने सैंक्शंस लगा दिया। तो ये एक उनकी एक मजबूरी का उन्होंने फायदा उठाया, ये मैं मानूंगा।
कि काफी हमने देखा है हिस्ट्री में कि जब उन पे मजबूरी आती है तो लोग कुछ ना कुछ कमर कस के कर लेते हैं। और यही ईरान ने भी किया कि अब उनके पास अपने जो साइंटिस्ट थे जो काफी हद तक यूएस और वेस्ट में ट्रेन होके आए थे वापस, वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज और इन सब को एक कैपेबिलिटी अपना अंदर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बनाना उसी टाइम से शुरू कर दिया, जिसका फायदा उनको अभी तक मिल रहा है। कि अभी भी जो ईरान के एरोप्लेन्स है और मिसाइल सिस्टम्स है, इन सब पे उनके साइंटिस्ट काफी अच्छा हद तक काम कर रहे हैं। जबकि उनके लगातार इतने सालों से सैंक्शंस है, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस है कि वो खरीद नहीं सकते। तो वो दूसरे तरीके से स्पेयर्स और सप्लाईज लेते रहते हैं, जो ईरान जैसे देशों को करना पड़ता है, क्योंकि कोई उनको डायरेक्टली सेल नहीं करता है, तो स्मगलिंग और दूसरे तरीकों से वो स्पेयर्स और इक्विपमेंट लेते हैं। तो ये एक सफर इसी वजह से है कि सैंक्शंस की वजह से ईरान को ये करना पड़ा। और आज हम ईरान के ड्रोन प्रोग्राम की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल 22 अगस्त को उसने अपना लेटेस्ट ड्रोन मुहाजिर 10 दुनिया को दिखाया। दावा किया गया कि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। एक बार में ये 24,000 घंटों तक 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इतने में वो आसानी से इजराइल की सीमा में घुस सकता है। ईरान के दावे की किसी स्वतंत्र संस्थान ने पुष्टि नहीं की है। हालांकि नए ड्रोन को अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन का क्लोन बताया जा रहा है। अमेरिका इनका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को मारने में करता रहा है। हमने पूछा मुहाजिर 10 की खासियत क्या है और आधुनिक समय में ड्रोन्स को सबसे इफेक्टिव हथियार क्यों माना जाता है। सुनिए। ड्रोन जो मुहाजिर 10 ड्रोन है उसका दो मैं मानता हूँ खासियत है। एक तो वो आर्म्ड ड्रोन बताया जा रहा है, ईरान क्लेम कर रहा है कि वो आर्म्ड ड्रोन है, वेपन्स को वो ले जा सकता है और वेपन्स पैकेज उसका है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, उसका जो एंड्योरेंस है, मतलब वो 24 घंटे तक वो उड़ सकता है। और वो उसके वजह से इतना दूर उसका रेंज भी काफी लंबा है। तो वो यहाँ से तेहरान से ईरान के इजराइल के काफी सिटीज पे वो हमला कर सकता है। तो ये एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटीज है इस ड्रोन के, ये दो तीन है। एक तो उसका रेंज हो गया कि 24 घंटे वो उड़ सकता है, तो इतना दूर भी वो जा सकता है। और वेपन्स पैकेज उसका है, वो कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ जाके वहां पे फोटोज या रिकॉग्निजेंस नहीं करके आ रहा है, फोटो लेके या स्पाइंग नहीं कर रहा है, वो वहां पे जाके आप उस पे अटैक भी करके वापस आ सकता है। तो ये एक उसका मुहाजिर 10 एक बहुत बड़ा, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा एक कैपेबिलिटी जंप है ईरान के लिए। आपने ड्रोन्स की बारीकियों को समझा। अब पूरे मामले का जियोपॉलिटिकल तियापांचा भी जान लेते हैं। मुहाजिर 10 की प्रदर्शनी के मौके पर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी। ये अब एक परंपरा सी बन गई। ईरान जब भी कोई नया हथियार बनाता है तब ऐसा करता है। इसकी वजह क्या है? हमने ये सवाल पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर कमर से। सुनिए उनका जवाब। इसराइल और अमेरिका से ईरान की दुश्मनी आइडियोलॉजिकल है और इट गोज बैक टू 1979 रेवोल्यूशन। जब ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे एक मोनार्की थी, वो हटा के एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। आयतुल्लाह खुमैनी उसके लीडर बने, सुप्रीम लीडर। और जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या दुश्मनी है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो बेसिकली एंटी इंपेरियलिज्म ईरान में और इस्लामिज्म, इन दोनों का एक गठबंधन की तरह बन के आइडियोलॉजी ईरान में उभरी थी। और इन दोनों की वजह से अमेरिका से ईरान की दुश्मनी हो गई 1979 से। और इसराइल को ईरान अमेरिका का एक आउटपोस्ट मिडल ईस्ट में समझता है कि वो एक इंपेरियल कंट्री ला के वहां खड़ा किया गया है, बनाया गया है, और इसलिए इन दोनों में दुश्मनी है। दूसरी बात यह भी है कि चूंकि इस्लामिज्म मतलब रिलीजियस एक प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से भी ईरान और इजराइल में एक तरह की दुश्मनी। मार्च 2023 में सऊदी अरब और ईरान ने डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधार लिए। दूसरे मुस्लिम बहुल देशों के साथ भी वो संबंध ठीक कर रहा है। इनमें से कई देश एक समय तक वेस्ट के इशारे पर चलते थे। क्या ईरान अपनी शर्तों पर विदेश नीति तय करने में सक्षम हो चुका है? इसमें ईरान के वेपन्स प्रोग्राम की क्या भूमिका है?
ईरान की जब विदेश नीति की बात करें तो हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे जोर देता रहा है ईरान। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी या इसकी जो नई सिक्योरिटी की क्षमता बढ़ रही है सिर्फ उसकी वजह से। एक प्रॉब्लम ईरान और यूएस में, अमेरिका में ये भी रहा है कि ईरान अमेरिका का अलाई नहीं रहना चाहता था, अमेरिका के इशारों पे नहीं चलना चाहता विदेश नीति को लेकर। तो विदेश नीति की बात करें तो हमेशा से ईरान में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं उस पर जोर दिया जाता रहा है। जहां तक बात है अभी की जो चल रहे हैं कि ईरान सऊदी में एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन रिवाइव करने की बात हो रही है या कुछ हो भी चुका है, और भी दूसरे जो गल्फ खाड़ी के देश हैं उनसे भी इम्प्रूव कर रही है ईरान के रिलेशंस, या बाकी जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनसे भी हो रहा है। कुछ एशिया की कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज हैं एशिया में, अफ्रीका में, वहां भी हो रहा है। तो ये ज्यादा मैं दो चीजों की बात करूंगा। एक तो ये कि जो पूरे दुनिया में एक इंटरनेशनल ऑर्डर को लेके, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके एक तरह का एक फ्लक्स चल रहा है कि यूएस और चाइना दो स्तंभ की तरह उभरे हैं। यूएस ऑलरेडी एक स्तंभ था, चाइना एक नया स्तंभ की तरह उभरा है, और इसको लेके काफी लामबंदी चल रही है। तो ईरान एक तरह से, चूंकि वो हमेशा से एंटी यूएस एक कंट्री रहा है, तो वो चाइना से करीब होना चाहता है, और इसकी वजह से एक दूसरे जो देश हैं जो अब यूएस से उतना करीब नहीं रहना चाहते हैं उनसे दोस्ती बढ़ा रहा है। इवन वेस्ट एशिया में भी इसके कुछ इम्प्लीकेशंस चल रही है, इसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। तो वहां की जो जियोपॉलिटिक्स है सिक्योरिटी के को लेकर, या वहां के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेकर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर, इसकी वजह से ईरान से बाकी जो वहां के देश हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं रिलेशन। पिछले कुछ समय से ईरान ब्रिक्स ज्वाइन करने की इच्छा जता रहा है। चीन और रूस उसका समर्थन करते हैं, लेकिन भारत मेंबरशिप बढ़ाने के खिलाफ है। हालांकि पीएम मोदी और रईसी साउथ अफ्रीका में अलग से मुलाकात करने वाले हैं। ईरान के साथ भारत के कौन से हित जुड़े हुए हैं और क्या इस रिश्ते का असर अमेरिका या यूरोप के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है? देखिए, भारत और ईरान के पुराने संबंध, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक एनर्जी इम्पोर्ट की बात होती है, तो ईरान और भारत के संबंध रहे हैं। हालांकि आज के दिनों में ईरान से भारत ज्यादा तेल नहीं इंपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, लेकिन फिर भी पहले से भी ईरान से हमेशा भारत तेल मंगाता रहा है। दूसरी चीज है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की जो भारत से जुड़ने की बात होती है कि भाई वहां से कैसे ट्रेड होगा, उसके लिए ईरान एक इम्पोर्टेंट कंट्री की तरह उभरता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से हमारे डायरेक्ट कोई सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान से लिंक नहीं है। तो ईरान में चाबहार पोर्ट है जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया है उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, और अभी वो पोर्ट इंडिया और ईरान की दो कंपनी मिलके उसको चलाती हैं। तो वो पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ईरान से के थ्रू इंडिया से सामान अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जा सकता है और वहां से आ सकता है। तो ये दो चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस अफगानिस्तान में जो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन है अभी, उसकी वजह से जो बाहर प्रॉब्लम हो सकती है टेररिज्म को लेके, उसमें भी ईरान एक इम्पोर्टेंट इंडिया का पार्टनर कंट्री की तरह माना जाता है। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया ईरान के संबंध हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ईरान की वजह से इंडिया के रिलेशन किसी और कंट्री पे उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, यूरोप में या यूएस में। इंडिया जब इस तरह की कोई बात होती है जैसे न्यूक्लियर इशू है, उस पर इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड लेता है। इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड यह है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ये एक दूसरा मुद्दा है। तो इसलिए इस इशू पे ईरान को, भारत ये नहीं कहता है कि ईरान को, चूंकि आप एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, इसका मतलब है कि आपने पहले ही कहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, तो ईरान के को लेके भारत ये कहता है कि हाँ, इस पे आपको अपने जो भी आपने एग्रीमेंट किया है उस पे खड़े रहना चाहिए।
देश दुनिया की और भी हलचलों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।